जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना शो ब्रेकिंग बैरियर्स। आलिया शो 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ और साथ ही मैं अपने शो में एक बार फिर आज वेलकम करती हूँ कर्नल शैलेंद्रा सिंह जी को। कर्नल साहब पहले भी हमारे शो में एक बार आ चुके हैं। आज खास तौर पर इनको बुलाने का मकसद ये है कि एक बड़ा वाकया हुआ है दिल्ली में, जो ब्लास्ट हुआ लाल किला धमाका जिसको कहा जा रहा है। उस पर कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से कुछ नाम लिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या हुआ है और इसको कर्नल साहब कैसे देखते हैं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। जय हिंद, नमस्कार आलिया जी। बहुत बहुत जी धन्यवाद कि आप अपने प्रेस्टिजियस शो में हमें एक बार फिर मौका दे रही हैं कि हम अपनी बात आपके सामने रख पाएं और आप अपनी आवाम को दिखा पाएं कि दुश्मनी कहने की जरूर हो सकती है, बट इंसानियत में दुश्मनी कभी हो नहीं सकती। वेल सेड कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेस्टिजियस प्रेजेंस। सर, ये वाकया जो है अब कई घंटे हो गए इसको चलते हुए, इसकी कुछ डेवलपमेंट्स स्टार्ट में आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, फिर उसके बाद अब काफी ज्यादा जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। आपके मुताबिक आप कैसे ये जो डेवलपमेंट है इसको देख रहे हैं? क्या नई डिटेल्स जो आई हैं उसमें कहा ये जा रहा है आपके जो प्रोब है वो टेरर प्रोब के तौर पर उसको लिया जा रहा है, कोई दहशतगर्दी का इसके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है? कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं खास तौर पर मैं इस पे स्ट्रेस करूंगी कि जो अ, इंडिया का मीडिया है, मीडिया चैनल्स वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जैश या कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का धमाका है, जबकि अभी तक हमें किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती किसी ने ये कहा हो। और पाकिस्तान की तरफ से भी मैं देख रही थी कि क्या क्या कुछ किसी ने कहा है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मीडिया में चल रहा है। वो टू यू कर्नल साहब, आप बताइए कि क्यों इसको इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी शामिल है या दहशतगर्द मुलव्विस हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है? ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है आलिया जी, आपको, आपकी आवाम को और हमारे को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, वी लूज पीपल, कैनॉट बी एवर टर्म्ड एज ह्यूमैनिटेरियन. सो एनी डेथ which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर, तो इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल. इट जस्ट कैनॉट बी नॉर्मल. क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? पहली बात, अगर चलिए मैं मान भी लूं कि अमोनियम नाइट्रेट काम कहां आता है, अमोनियम नाइट्रेट काम आता है माइनिंग इंडस्ट्री में ब्लास्ट करने के लिए. मतलब ये आपके यहां मेरे यहां पूरे वर्ल्ड में सेम है, ठीक है ना? दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ दैट. तो अब किसी भी तरह की माइनिंग एक्टिविटी दिल्ली में तो हो नहीं सकती, दिल्ली में जरूरत भी नहीं है. सो वहां से सवाल उठता है कि अमोनियम नाइट्रेट, वो भी एक कार के अंदर, और वो कार फॉर वट एवर रीजन ब्लास्ट करती है. तो मैं आपके सामने रखता हूं 3 थ्योरी, आप उसमें से पिक एंड चूज कर लीजिए. एक थ्योरी ये है कि वो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली में किसी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए जा रहा था और उसकी टक्कर हो गई और वो ब्लास्ट हो गया. आई थिंक आप इस स्टोरी को बाय नहीं करोगे, आप भी बोलोगे नहीं सर ये ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री दिल्ली में नहीं है. बाय द वे, किसी रिमोट एरिया में होती, किसी पहाड़ी एरिया में होती, किसी ग्रेनाइट माइंस में होती, तो मैं समझ सकता हूं. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यस, दिस इज जस्ट अ एक्सीडेंट. अगर जस्ट अ एक्सीडेंट होता तो वो जो उस गाड़ी के अंदर का पेट्रोल और सीएनजी है, सिर्फ उसी के ट्रेसेस पाए जाते कि यस देयर वुड हैव बीन नो अमोनियम नाइट्रेट, देन इट वुड हैव बीन अ एक्सीडेंट. वेरी सिंपल. अच्छा, एक्सीडेंट भी कैसे होता? भाई कोई दो गाड़ी आपस में कोलाइड करती, कहीं टक्कर लगती, तब होता एक्सीडेंट. तो आई एम वेरी श्योर ये भी नहीं हुआ, और वो भी एक रेड लाइट के पास जहां वो गाड़ी रुकी थी वहां पर ब्लास्ट हुआ है.
दैट मीन्स गाड़ी रुक गई। तो ज्यादा बड़ी बात ये भी आ गई कि आप ये वाली स्टोरी में भी एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं कर्नल साहब, ये एक एक्सीडेंट टक्कर वाला नहीं है, कि दो गाड़ियों में टक्कर हुई और उनकी दोनों की गाड़ियों की टक्कर इतनी जोर से हुई कि दोनों के अंदर का पेट्रोल जो था वो जल गया और वो एक ब्लास्ट के तौर पर निकल आया। सो अगर ये कर्नल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ पर, तो मैं आप यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ये टक्कर वाली बात तो मेरे भी जहन में नहीं आई, और इसको मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जैसे सीएनजी किसी गाड़ी में होती है और जो ऐसा धमाका होता है कि इस वजह से गाड़ी जो है वो उसमें धमाका हो और वो फट जाए। ऐसे धमाके अब पाकिस्तान में भी वेल, होते हैं काफी, और मेरा ख्याल है, तो क्या इस तरह का कुछ आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी तो मैं हो सकता है? मैं आपको सीएनजी, बिकॉज लकीली इट इज बाय शेयर चांस, मेरे पास 5 सीएनजी के गैस स्टेशन थे। दे वर अलॉटेड टू मी एंड आई हैव ऑपरेटेड देम फॉर वेरी लॉन्ग, बाय द वे। दिस जस्ट बाय चांस, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जी जी। आई अंडरस्टैंड सीएनजी वेरी वेल। सीएनजी अपने आप में एज अ गैस, जो सीएनजी का जो गैस सिलेंडर गाड़ी के अंदर लगाया जाता है, वो वाला जो सीएनजी का गैस स्टेशन है, इट इज वेरी हेवीली प्रोटेक्टेड बाय द वे, बट प्रोटेक्शन कैन गो डाउन बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट। अब है उसका एक्सीडेंट कब होगा? उसका एक्सीडेंट 99 नहीं 100% एक टेम्परेचर के वजह से होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में भी जो सीएनजी गाड़ियों में जो ब्लास्ट होता है वो जनरली गर्मियों में होता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज वेरी वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए कई बार लोग गलती कर बैठते हैं कि उनकी गाड़ी में कहीं ना कोई छोटा सा लीकेज है और उस दौरान उन्होंने सिगरेट कर ली, कोई माचिस जला ली या कुछ इस तरह का बात हो गया। तीसरा, एक्सीडेंटल वाली जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है एक सीएनजी सिलेंडर अपने आप में, या जहां उसके पाइप्स का कनेक्शन ले जाकर इंजन तक किया जाता है, दैट इज अ कॉपर पाइप, जिसके अंदर कोरोजन होना अपने आप में पॉसिबल है। जॉइंट्स भी लगते हैं, टर्न्स भी होते हैं गाड़ी के अंदर, वो जो कॉपर पाइप है, और उस वजह से कहीं से कोई ना कोई लीकेज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट लीकेज हो जाना डज नॉट अमाउंट टू कि वो आग पकड़ लेगा। वो एक्सीडेंट में आग इसलिए पकड़ेगा कि दो गाड़ियां आपस में टकराई, उसके वजह से कुछ स्पार्क हुआ और तब जाकर वो इमीडिएटली ब्लास्ट कर गया। इसके अलावा रूटीन में खड़ी हुई गाड़ी, एक सर्दियों के मौसम में सीएनजी का सिलेंडर अपने आप में ब्लास्ट नहीं करता। उससे भी आगे एक स्टेप जाऊंगा। ऑल सीएनजी व्हीकल्स के ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है टेस्टिंग की, एंड इट इज सपोज टू बी टेस्टेड एवरी 2 years। उसका रिन्यूअल होता है, और रिन्यूअल जो इंश्योर किया जाता है इंडिया में कि जब हम सीएनजी भर रहे होते हैं और अगर उस प्लेट की डेट एक्सपायर है तो वो गैस स्टेशन उसको नहीं भर के देगा। सो ओवरऑल सीएनजी अपने आप में ओनली रीजन ऑफ ब्लास्ट और एक्सीडेंट, शायद मैं इसे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, ओवर रूल होगा, लेकिन अपने आप में अगर कोई और साइमल्टेनियस ब्लास्ट उस गाड़ी के अंदर हो रहा है पेट्रोल के वजह से या अमोनियम नाइट्रेट के वजह से, तो उसका इफेक्ट सीएनजी सिलेंडर पर जरूर आएगा और वो उससे बढ़कर ब्लास्ट होगा। सो ये मेरा अपना एनालिसिस है आपके लिए, डिसाइड आप करें कि इस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ है, जला है, उसके वजह से उस गाड़ी के अंदर का जो फ्यूल है, पेट्रोल जो है, और जो सीएनजी है, उसने उस ब्लास्ट को 10 टाइम्स और बढ़ा दिया। बड़ा सीधा सीधा एनालिसिस है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। अब आती है ये तीसरे पॉसिबिलिटी, जो लास्ट पॉसिबिलिटी, कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये किसी ना किसी ने बनाया है कि भाई अमोनियम नाइट्रेट इस गाड़ी में रखा जाए, और उसका बैकग्राउंड मैं भी आपको दे दूंगा सो दैट आप कन्विंस हो जाएंगी कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ टेरर एक्ट, कि उस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। साइमल्टेनियसली पीछे बैकग्राउंड में पैरेलल आप चलाइए कि जस्ट अबाउट 30-40 किलोमीटर्स अवे देयर इज अ कैच of ammonium nitrate caught by the security forces in फरीदाबाद, वहां पर पकड़ा है। यही गाड़ी, यही कलर की गाड़ी, यही गाड़ी का नंबर HR26 whatever it is,
ये फरीदाबाद से दिल्ली के बीच में आने वाले टोल के ऊपर फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ क्रॉस करिए, कनेक्ट करिएगा चीजों को, बड़ी सीधी सीधी बात। सो अच्छा, फरीदाबाद वाली जगह में सिर्फ एमोनियम नाइट्रेट अगर पकड़ा गया होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके साथ में डेटोनेटर्स पकड़े गए, उसके साथ में टाइमर्स पकड़े गए, और वो भी एक दो क्वांटिटी में नहीं, 20 क्वांटिटी में। सो ओवरऑल अगर आप देखें, एक बड़ा अमाउंट ऑफ एमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक या एक्सप्लोजिव विद 20 डेटोनेटर्स एंड 20 टाइमर। अब अगर आपने इस पूरे को एक बार में कहीं ब्लास्ट करना हो तो एक ही चाहिए होगा, दो चाहिए होंगे, चलो यार किसी वजह से, 20 क्यों चाहिए होंगे? इसका मतलब यह है कि वो जो बड़ी क्वांटिटी का एमोनियम नाइट्रेट है उसके पार्ट्स बनाने हैं किसी ने, उन हर एक में एक एक डेटोनेटर और एक एक टाइमर लगाना है अगर जरूरत है, यानी टू मेक अ आईईडी काइंड ऑफ थिंग। सो ये सारी चीजें मुझे मजबूर करता है कि मैं ये जरूर इस एंगल को देखूं कि किसी ने भी किया है बट डेलिब्रेट किया है, और अगर कोई चीज इस तरह की डेलिब्रेट करी जाती है इट इज कॉल्ड एज टेरर। भाई आप ही बताए, सीधी सीधी बात है कि देन इट इज अ एक्ट ऑफ टेरर एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड दैट वे कि यस, कहीं इसका वो एंगल तो नहीं है कि ये तारें जो हैं जुड़ी हुई तो नहीं है, और अगर जुड़ी हुई हैं तो किसके द्वारा जुड़ी गई है, योर अच्छा, डिसीजन। जी जी जी, नहीं डॉक्टर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि आपको पूरा हक हासिल है ऑब्वियसली कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में होगा तो इसकी पूरी थॉरोली इन्वेस्टिगेट इसको करेंगे कि इसका कोई भी कौन सा एंगल हो सकता है। वेल डन, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करी हूँ। लेकिन इसमें मैंने देखा कि जो डिटेल्स आ रही हैं या जो इंडियन मीडिया पर चल रहा है उसमें एक चीज ये भी कही जा रही है कि कोई खुद कुछ थे अंदर, यानी या तो कोई गाड़ी छोड़ के चला गया या टू अनआइडेंटिफाइड बंदे जो हैं वो अंदर से मिले हैं। तो ये कौन सी बात सही है कि कोई गाड़ी छोड़ के चला गया या वहां पे खुद जैकेट पहन के फटे हैं? इनमें से कौन सी सर सही है? एग्जैक्ट क्या है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वही बता पाएंगी, ना आपको पता अच्छा, होगा ना मुझे पता होगा आज की तारीख में। लेकिन ओके, जिस तरीके से इस समय प्रूफ निकल कर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो गाड़ी जो है वो गाड़ी फरीदाबाद से ओखला टोल प्लाजा से होकर दिल्ली में एंटर करी। उसके बाद उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो लाल किला के सामने वाली जो पार्किंग एरिया है उस जनरल इलाके में आकर खड़ी हो गई है। उस दौरान क्योंकि वो 3 घंटे वहां खड़ी रही, जो वहां का कैमरा है वो दिखा रहा है कि कोई एक आदमी उस गाड़ी में बैठा हुआ है और एक या दो बार उसने ऐसे करके मुंह बाहर की तरफ भी निकाला है। दैट इज हाउ वी कुड आइडेंटिफाई कि ये बंदा कौन है, और अच्छा, जो रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो और वो 3 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज में आया है कि वो गाड़ी छोड़ के बाहर नहीं गया। इट इज ओनली अराउंड 3:50 और समथिंग लाइक दैट इन द आफ्टरनून के वो आया उस पार्किंग में, और 6:50, 55 या 7 बजे जैसे भी बात कर लीजिए, मतलब बाल की खाल नहीं निकालेंगे एक एक मिनट को लेकर, उसने वहां से वो अपनी गाड़ी बाहर निकाली और जैसे ही वो रेड लाइट के ऊपर लेकर आया है और वहां पर वो ब्लास्ट हो गया। अब इसका मतलब दो है, एक कि कोई गाड़ी छोड़कर नहीं गया है, क्योंकि अगर छोड़कर गया होता तो ये ब्लास्ट पार्किंग में होना चाहिए था। बड़ा सिंपल मामला है। द व्हीकल गॉट ब्लोन अप व्हेन इट वाज नियर द रेड लाइट एंड ट्रेवलिंग। और इसमें कोई सरकारी या कोई स्टोरी बनाने की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि चश्मदीद गवाह है। उस गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी का बंदा भी लाइव बता रहा है कि मेरे सामने वाली गाड़ी जो थी वो ब्लास्ट हुई, उसके वजह से 2 गाड़ियों में और आग लगी, फिर वो ब्लास्ट हुई, उसके वजह से और आगे आगे बढ़ी, और टोटल मिला के 6 गाड़ियां, 2 ऑटो रिक्शा वगैरह वगैरह जो है वो ब्लास्ट हुए। सो ओके, मेरे ख्याल बड़ा स्पेसिफिक अगर आपके सवाल का मैं आंसर दे पा रहा हूं तो आई थिंक रियलिटी इज दिस ओनली कि कोई गाड़ी छोड़कर नहीं गया था। ठीक है। अच्छा करण साहब, यहाँ पे ना दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो ये सवाल मैं करना चाहूंगी क्योंकि इंडियन मीडिया में बार बार जैश का नाम लिया जा रहा है और वो कुछ तस्वीरें भी मसूद अजहर इस तरह की चल रही हैं। तो क्या इस तरह का कुछ मतलब पता चला इसलिए चला रहे हैं या कोई ऐसा
वेरी गुड। कोई ऐसी निशानी मिली है इस वजह से नाम ले रहे हैं, या वैसे ही कि क्योंकि वो पहले से उनके ऊपर जो है वो कहा जाता रहा इसलिए? दूसरा सर सवाल ये है कि मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया जियो में ये पब्लिश हो रहा है कि जो गाड़ी है वो पहले कही गई कि कोई किसी कहते हैं ना कि आई विटनेस, उसने कहा कि मारुति है, जबकि जो गवर्नमेंट है उनकी जो अथॉरिटीज है उनकी तरफ से इसको होंडा कहा जा रहा है। तो ये क्या सर, इसमें क्या है, बताइएगा। हाँ, वेरी गुड। तो मैं आपका पहले आसान सवाल ले लेता हूं कि क्या वो गाड़ी हुंडई है या मारुति है। जी जी। अ, चश्मदीद मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, जी जी। और जरूरी नहीं है कि उस चश्मदीद को हर गाड़ी का बड़ा अच्छे से ज्ञान हो। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आप एक रिक्शे वाले से पूछ लो, वो ये जरूर बता देगा, हाँ साहब वो एक मारुति जा रही थी। हम्म। ही विल नेवर, अच्छा मैं तो कह रहा हूं चलो मारुति भी छोड़ दो, ही विल नेवर बी एबल टू टेल यू कि वो i10 थी या i20 थी। हम्म। ये बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, एक एग्जैक्टली। रनिंग बंदे के लिए। आप और मेरे लिए बड़ा आसान होगा। आजकल हम्म। तो गाड़ियों के मॉडल एक्चुअली इतने ज्यादा आ गए हैं कि शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार कि वो गाड़ी कौन सी थी जो मेरे आगे से गुजरी। जी। बड़ी अच्छी सी थी, ठीक है ना। सो जहां तक बात है वो हुंडई गाड़ी थी या नहीं थी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सीसीटीवी में टोल प्लाजा ओके। पर भी वही गाड़ी थी, पार्किंग के कैमरा पर भी वही थी। और जब ब्लास्ट होने के बाद उस गाड़ी का अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपर्ट हो तो ये जरूर बता पाएंगे ये गाड़ी कौन सी है। ठीक है। एंड दैट इज वाई इंडियन स्टैंड ऑन दैट इज कि वो हुंडई अकेली नहीं थी, वो हुंडई की i20 गाड़ी थी। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड टू दैट एक्सटेंट। ओके और ओके। अब तो हम एक स्टेप और आगे चले गए हैं कि उस गाड़ी का जो आरसी होता है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, अब वो भी मिल गया है। और उसके ऊपर उसके सारे डिटेल है, क्योंकि वो जो ओके। इंजन ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है, जो भी ब्लास्ट हुआ है, वो जो हम्म। इंजन नंबर होता है, चेसी नंबर होता है, जी ये जी। सारी चीजें उस पर होती हैं। हम्म। सो इट इज आई थिंक बियॉन्ड डाउट कि ओके वो i20 हुंडई गाड़ी जरूर थी। अब ओके। आगे बात आपने जो पूछा है जैश, अगर आप सिलसिलेवार पिछले 72 घंटों को देखेंगे तो ये सारा का सारा स्टार्ट हुआ था विद सम स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च बाय जेएन के पुलिस, जहां उन्हें वहां पर पुलवामा के एरिया में जहां उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया, कि वहां से खबर उनको निकल कर आई कि उनके जो बाकी पार्टनर्स हैं वो दिल्ली, फरीदाबाद, सहारनपुर, यूपी और इस एरिया में। हम्म। और इसका कंफर्मेशन उन्होंने किया बिकॉज ऑफ द टेलीफोन कॉल लॉग, हम्म। के कॉल कहां कहां ये लोग कॉल कर रहे थे। हम्म। मतलब बॉटम लाइन ये है कि वहां से एक टीम चलकर आई और हम्म। उसने आकर फरीदाबाद में रेड करी, उसने सहारनपुर में रेड करी, क्योंकि स्पेसिफिक लोगों के बारे में पता था। और तभी आप पा रहे हैं कि इन सब जगहों पर स्पेसिफिकली वही लोग पकड़े गए जिनके पास ये सामान था। बहुत बड़ी सक्सेस है मैं तो कहूंगा, क्योंकि सोचिए 2900 अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं 10 भागों में बांटता हूं तो इट नियरली अमाउंट्स टू के 300 किलो पर ब्लास्ट। 300। ये जो ब्लास्ट अभी हुआ है, ऐसा मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है इसलिए बोल पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा है, 50 60 70 80 केजीज का नाइट्रेट इसमें लगा होगा इतनी छोटी सी कार को ब्लास्ट करने में। सोचिए अगर आप वो 100 होता और वो भी 10 जगह होता अलग अलग। और हम्म। इसीलिए बात आती है कि मैं आऊंगा जैश पर आ रहा हूं, मैं आपको कनेक्शन इसलिए बड़े डिटेल में समझा रहा हूं कि आवाम को समझ आना चाहिए कि चीजें ऐसी हवा में नहीं बोली जा रही। अब आती है बात कि जो जिन बंदों को पकड़ा गया था, ये 13 लोग हैं जो टोटल मिलाकर पकड़े गए थे। और इनसे मिला जुलाकर बॉटम लाइन ये हुई कि हम्म। इन्होंने एक्स जगह को रेकी किया, जाकर चेक किया कि यहां पर काफी लोग हैं, यहां मारे जा सकते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि इन्होंने एक जगह रेकी करी विच इज कॉल्ड एज आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मंडी ऑफ द एशिया। एंड मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि मैं उसका चश्मदीद गवाह इसलिए हूं कि येस्टरडे आई वाज इन आजादपुर मंडी बाई चांस। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की बातें बता रहा हूं इस समय कि मैं खुद वहां था, बाय शेयर चांस, नॉट बाय प्लान। आई हैड नो वर्क देयर।
Azadpur Mandi is also very famous for being a fruit mandi. And I was there to buy apples. मैं बड़े ऑनेस्ट बता रहा हूं। मैं अगर आपको कैमरे पे बोलेंगे तो अभी आपको वो एप्पल की पेटियां जो मैं लेकर आया हूं वो भी मेरे पास सामने रखी है घर के अंदर। सो आजादपुर मंडी में कल इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इट टुक मी मोर देन 1.5 आवर टू कम आउट ऑफ इट। खरीदारी तो छोड़ दीजिए, मैं गाड़ी में ही इतना। सो अगर इस तरह का ब्लास्ट की जगह उन्होंने चूज करी है आजादपुर मंडी, तो ये मेरा आकलन है, बड़ा जेन्युइन आप भी कर पाएंगी, कि दे वर लुकिंग फॉर क्राउडेड एरियाज, खूब क्राउड हो। इसी तरह उन्होंने एक और जगह को रेकी किया था, दैट इज कॉल्ड एज सरोजनी मार्केट इन दिल्ली। दे हैड डन अनदर 2 places also, सरोजनी मार्केट, चांदनी चौक एरिया, आजादपुर, हेवीली क्राउडेड, टोटल ट्रैफिक जैम, पब्लिक जैम, स्टैंडिंग पब्लिक जैम होता है यहां पर। अब आ गई बात के जो 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 लोग पकड़े गए और उन चीजों को जब ग्राउंड पर वेरीफाई किया गया तो वहां से कनेक्शन निकल कर आया कि वो जो सो कॉल्ड, वो जो तीनों डॉक्टर का जो कनेक्शन है वो जैश ए मोहम्मद से। क्योंकि देखिए 2-4 थप्पड़ लगने के बाद बंदा बताता तो है ही, उसे पता है कि अब उसकी जान बचना इम्पॉसिबल है, ही विल बी हैंग्ड। सो नाउ वट एवर टाइम ही कैन बाय इज गुड टाइम, एंड दैट इज हाउ द कनेक्शन ऑफ जैश केम इन ऑन वर्बली, जो कि अब वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या जैश का कितना कनेक्शन था। अब मैं आपको एक और प्रूफ दे रहा हूं, बिकॉज आई वर्क ऑन प्रूफ, आई डोंट वर्क ऑन थ्योरीज एंड स्टोरीज। ये जो बंदा है जो पार्किंग में गया था, 3 घंटे खड़ा रहा, अगर उसे ब्लास्ट करना होता तो इमीडिएटली कर देना चाहिए था, या आपकी बताई थ्योरी का कार छोड़ना था, थोड़ी दूर जाना था, बटन दबाना था, हो जाता ब्लास्ट। बड़ा सिंपल सा मामला है। उसी सीसीटीवी फुटेज में है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग हिज 3 hours ही वाज ऑन टेलीफोन, ही वाज स्पीकिंग टू समबडी। सो वी हैव टू एज्यूम, कुछ एक चीजें देखो बोली नहीं जा सकती, एज्यूम कि आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर सम ऑर्डर कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, इस एक्सप्लोजिव को लेकर मैं कहीं और जाऊं, क्या आजादपुर मंडी जाऊं, या फिर मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊं, कहां जाऊं। नाउ आई एम गिविंग यू नाउ पार्ट ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी कुड बी ओनली कि उसको जो भी डायरेक्ट कर रहा था वो उसने बताया होगा उसको कि यार अभी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, तू जहां है वहीं कर दे, एंड दैट इज व्हाई ही वेंट जस्ट लिटिल फॉरवर्ड। वो रेड लाइट थी, वहीं पर उसने अपना ब्लास्ट कर दिया। सो जैश का कनेक्शन तो सर खुदकुश हुआ ना ये? हाँ, खुदकुश हुआ ना, सुसाइड हुआ ना? अब मैं आ रहा हूं, मैं यस यस इसीलिए तो अब आ गया बात फियादीन अटैक जिसको हम बोलते हैं, सुसाइडल अटैक जो आप बोल रहे हैं। इस एंगल पर भी इस समय काम किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये मेरे जैसे लोगों का आकलन है। एक कार चलाता बंदा रेड लाइट तक आता है, रेड लाइट के पास अपनी गाड़ी को धीरा करता है और ब्लास्ट होता है, दैट मीन्स ही वुड हैव नॉट गॉट आउट ऑफ द कार। ये मेरी थ्योरी है। ठीक है, करने को तो मैं ये थ्योरी बना सकता हूं कि वो चलती गाड़ी से कूद गया होगा, लेकिन ऐसा होता तो दिखता, जो लोग आस पड़ोस वाले उनको जरूर दिखता, वो गाड़ी जाके आगे वाली गाड़ी के अंदर टकराती। ये सारी चीजें सीसीटीवी पर जरूर आती, क्योंकि एवरी चौराया ऑफ चांदनी चौक इज 100% कवर विद सीसीटीवी। ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग टू यू द कनेक्शन ऑफ जैश। एग्जैक्टली कर्नल साहब, आपने बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस ये सारा पेश किया है, क्योंकि आपने सारे जो कनेक्शन है और आप खुद भी किस जगह पर एक दिन पहले थे, क्या क्या सारा कुछ आपने बड़े तफसील से बताया। मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगी कि एक तो ये कि ये जो आपने बात की, देखिए अगर तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उसकी जारी थी कहीं पर, तो वो तो उसकी सारी ऑडियो टेप्स और वो आ जाएंगी, तो फिर आपके लिए ये आसान होगा कि आप उसका जो है वो एविडेंस पेश कर सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर सर क्या इसको इंडिया ऐसे ले रहा है कि जैसे अगर 10, अभी तक तो 10 की मैं देख रही थी, 10 मारे गए हैं, तो मसूद अजहर के जो घर वाले थे वो भी 10-12 मारे गए थे, कि उसने बदला लिया है, जैश ने बदला लिया है उसके घर वालों का। और फिर क्या इसको देखते हुए अगर कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, तो क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है इसके बाद इस चीज को लेकर? क्या ऐसा हो सकता है?
आग के अंदर घी डालने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर अगर पाकिस्तान से किसी ने इस तरह की बात कर दी कि ये बदला लिया है जैश ने हाँ, मजूर अजहर के बारे में, तो हाँ, देन ही इज नॉट पुटिंग घी इन द आग, ही इज पुटिंग पेट्रोल इन द आग। नहीं सर, देखें जो जो सोशल मीडिया पे कहने वाले, तो वो आपको पता है मैं जितने मुंह उतनी मैं बातें, उसी की बात लेकिन कर रहा हूं, हाँ, जी जी, अच्छा, मैं सोशल अच्छा, मीडिया वाली ही बात कर रहा हूं। अच्छा, कहीं अच्छा, ना कहीं कोई ना कोई अगर ये बोल रहा है ना, तो हाँ, ही इज फोर्सिंग बोथ द कंट्रीज टू गो फॉर अ वेरी वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, एंड इस तरह के इरिटेंट्स आपको मिलेंगे, मेरे साइड में मिलेंगे, आपके साइड में मिलेंगे। हम्म, मैं बड़ी मेच्योरिटी के साथ आपसे बात कर रहा हूं इस समय, विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, मैं इस समय कंट्री की साइड लेकर बातें नहीं कर रहा, मैं इस हम्म, समय ह्यूमैनिटी की साइड ले रहा हूं, मैं हम्म, इस समय करेक्टनेस की साइड ले रहा हूं, मैं इस समय सच्चाई की साइड ले रहा हूं। देखिए, जहां तक बात आती है कि 10 बदलों का बदला 10 ले लिया, तो somebody is trying to exploit the situation कि किसी तरह ये इरप्ट हो जाएगा। हम्म, आपके यहां से अगर किया है गलत कर रहा है, मेरे यहां से किया है तो भी गलत कर रहा है। मैं आपको, क्योंकि फिगर तो 13 पर चल रही है, तो अच्छा, अब कोई ये बोल देगा कि वो मसूद ने क्या है, वो बढ़ चढ़कर बदला लिया है, 3 बंदे एक्स्ट्रा मारे हैं। हम्म, ठीक है ना? सो हम्म, वी शुड नॉट लाइक गुड एनालिसिस शुड नॉट लीड टू दिस। ठीक है सर, अब इसको तो आगे इसी पे बात, जो हाँ छोड़ आपने देते हैं, हाँ, जी आपने जी जी, आपने बोला वो इंडिया वाला पार्ट जो है, वो जी इंडिया जी, वाला पार्ट। हम्म, मैंने आपको बताया कि अभी तक सरकार ने इस तरह की कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि यस दिस इज कनेक्टेड टू पाकिस्तान। ओके, और मैं चाहूंगा भगवान और अल्लाह, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों के दोनों मिलकर इस पर जरूर काम करें कि ये चीज इस बार इस तरफ ना निकले, कि हम किसी तरह से प्रूव करें या कन्विंस करें अपने आप को कि नहीं, ये अटैक जैश का है और जैश ने अटैक आईएसआई के कहने से किया है, और आईएसआई इंडियन पाकिस्तान आर्मी की है, और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की है। वी एज अ ह्यूमैनिटी विल बी लूजिंग अ लॉट अगर ये इस तरह से गाड़ी चली तो। हम्म, मुझे लगता है इस समय पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की आवाम को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। दे शुड रीच आउट टू इंडिया टू से दैट वी एक्चुअली कंडेम सच अटैक एंड वी गो विद द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ये टाइम इस समय एक दूसरे को टिकल करने का नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करने का नहीं है। बट हम्म, यस, अगर अगर निकल कर आता है, द कॉन्सिक्वेंसेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी सिवियर। क्योंकि हमारे यहां पर भी बोला जा रहा है, एक कोई है मिस्टर जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस समय ऑल आउट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं देख रही अच्छा, थी मोहित पीरजादा ने अपने प्रोग्राम में ये बात की, तो मुझे पता चली कि जो प्रवीण स्वाहनी हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो प्लानिंग कर रहा है इंडिया पर फुल स्केल वॉर के लिए। एक तो फुल स्केल वॉर कितनी बड़ी और क्या कुछ होता है, वो हो भी सकती है या नहीं सकती, पहले ये सोच लेना चाहिए। लेकिन क्या वाकई अगर आपकी तरफ से एक बंदा ये कह रहा है और एक इतना मतलब सीनियर बंदा कह रहा है, तो क्या ऐसा सोचा जा रहा है आपकी तरफ कि पाकिस्तान कर सकता है हमला? प्रवीण जी को एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए, बिकॉज ही इज माई मेमोरी, आई थिंक ही इज एक्स आर्मी मैन। सो इस हम्म, वजह से मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज अ फुल स्केल वॉर, शायद उन्होंने अपने टाइम में देखी हो, बड़ी अच्छी बात है। हम्म, मैंने देखी है, मैं आपको बता सकता हूं। कारगिल वॉज नॉट अ फुल स्केल वॉर। ऑप सिंदूर वॉज नॉट इवन नियरर टू एनी काइंड ऑफ वॉर। इट वॉज नॉट अ वॉर, टेक माई वर्ड। ये जो इनको हमारे लैंग्वेज में ना ऑफिशियली बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज स्कर्मिश, दीज आर ओनली स्कर्मिशेस। कि आपने मेरे यहां कुछ किया, मैंने आपके यहां कुछ। फुल स्केल वॉर जब होती है तो उसके बाद किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। हम्म, यू कैनॉट कंट्रोल इट। व्हाट वी हैड इन 71 वाज अ फुल स्केल वॉर। आपने भी पूरी अपनी आर्मी मोबिलाइज करी, हमने भी करी, हमने आपके इलाकों के अंदर इन्वेजन किया, आपने हमारे यहाँ आने की कोशिश करी, हमने आपको बांग्लादेश में कुछ किया, यहाँ कुछ किया, और इट बिकेम अ फुल स्केल वॉर। हम्म, फिर भी फिर भी मेरी आज की टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज फुल स्केल वॉर? आस्क रशिया, आस्क यूक्रेन, दे विल टेल यू व्हाट इज फुल स्केल वॉर। कि घुस तो गए, निकलोगे कैसे?
Full scale war cannot be dreamt today. It will have such prohibitive losses to everybody, not only Pakistan, India. It will be to everybody. The whole world will suffer. Let me tell you. And especially so when both the countries are nuclear. कहीं ना कोई कंट्री ये गलती जरूर कर सकता है कि वो अपने न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले. सो अब आती है बात कि प्रवीण जी की बात में जो दम है वो क्या है. आप एक बात बताओ आलिया जी, ये तो आप भी बता सकती हो. आर्मी जो होती है वो क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी करती है किसी भी कंट्री में? नहीं. क्या वो झाड़ू पोछा का काम करती है? नहीं. क्या वो फ्रूट मार्केट का काम करती है? नहीं. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी? टू फाइट अ वॉर इफ इट इज देयर. सो अगर पाकिस्तान आर्मी तैयारी कर रही है तो भाई साहब मैं तो कहूंगा पहली बार वो कुछ अच्छा प्रोफेशनल काम कर रही है. क्योंकि मेरा अपना गलत शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि मेरा अपना आकलन है कि मेरा चीफ किसी दूसरी कंट्री में जाके सेल्समैन का काम नहीं करता. वो मेरा इकोनॉमी मिनिस्टर करता है, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर करता है, वो मेरा फाइनेंस मिनिस्टर करता है. आई डोंट हैव टू कैरी अ सूटकेस कि यस जहां मौका लगेगा मैं खोल के बताऊंगा सर कुछ खरीद सकते हो तो मुझसे खरीदो. आई विल बी. सो अगर पाकिस्तान आर्मी वॉर की तैयारी कर रही है ना तो उसे प्राउड फील होना चाहिए कि कम से कम पहली बार अपना काम कर रही है. क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये आपके यहाँ है, आपके टीवी चैनल्स पर मैंने पार्ट ले रखा है. वहां पर आपके ही लोग बड़े उससे बताते हैं कि वी हैव आवर आर्मी हैज नेवर फॉट अ वॉर और वन अ वॉर बट वी हैव नेवर लॉस्ट अ इलेक्शन. ये आपके यहाँ का सेइंग है, मेरे यहाँ का सेइंग नहीं है. सो आती है बात कि ये वॉर 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 क्यों? वॉर जरूर हो सकती है कि अगर इस ब्लास्ट के ऊपर इंडियन स्टैंड एक्सट्रीम हो गया, ये जरूर हो सकता है. आपके यहां से ये जो वॉर वाली बात चल रही है क्यों चल रही है? हमने अभी आपके कल ही खत्म, आज सवेरे खत्म करी है वो एक्सरसाइज हमारी जो कच्छ में हो रही थी, सर्विस वाली त्रिशूल हो रही थी. हमारी एक और एक्सरसाइज जो है वो लेह लद्दाख में चल रही है. एक और एक्सरसाइज हमने डाउन साउथ में करी है कोनकन में, वहां पर भी वो खत्म हो रही है. तो आपके यहाँ एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि दिस इज ऑल टू कम एंड टेक ओवर पाकिस्तान. वॉर में टेक ओवर ही होगा ना, और तो कोई मतलब चाहे आप मेरे को टेक ओवर करो या मैं आपको. सो वहां पर सवाल मेरा आपको है, आज तक ऐसा कहीं कोई इंडिकेटर आप अगर मुझे बता दें कि इंडिया हैज ट्राइड टू टेक ओवर योर लैंड, कि हमने आपकी जमीन पर कब्जा करा है और हमने उसे ले लिया, कोई एक जगह बता दे. क्योंकि मेरे यहां ये इंटेंशन, हालांकि एज अ फौजी मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी कमजोरी है. इफ वी मीन बिजनेस वी शुड मीन बिजनेस. दुश्मनी लगानी है तो शिद्दत से निभाओ और फिर उसके अंदर इफ्स एंड बट्स मत लगाओ. ऐसा एज अ फौजी मैं बोल सकता हूं. लेकिन आफ्टर ऑल फौजी ऑल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ही कैन थिंक ह्यूमन. मुझे नहीं लगता इंडियन आर्मी या इंडिया एज अ कंट्री इज इंटरेस्टेड इन इवन 1% वॉर विद पाकिस्तान. दे आर नॉट. दे आर एब्सोल्युटली नॉट. होता क्या है कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है, उसकी कनेक्टिविटी जैश के साथ निकलती है, जैश की कनेक्टिविटी आईएसआई के साथ निकलती है, तो वेल यस मेरी गवर्नमेंट को अपनी आर्मी को जस्टिफाई करना पड़ता है कि चलिए जी इस वाले टेररिस्ट कैंप को पाकिस्तान भी तंग है, मैं भी तंग हूं, वो नहीं निकाल पा रहे, मैंने निकाल दिया. हमने पिछले बार 9 टेररिस्ट कैंप निकाल दिए. इज नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन जॉब टुवर्ड्स माय कंट्री, इट इज टुवर्ड्स यू ऑल्सो. क्योंकि आपके यहां पर भी लोगों को तकलीफ है कि यार टेररिज्म हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा. मैं तो कह रहा हूं एक पैक्ट होना चाहिए आलिया जी और हमारे बीच में, एक पैक्ट हो जाना चाहिए आज. कर्नल साहब आप मुझे बताओ कौन सा टेररिस्ट कैंप है मेरे यहाँ, मैं लेजर लेके खड़ी होंगी, पॉइंट आउट करूंगी, आप अपना बॉम्ब डालना, उसको खत्म कर देते. और वाइस वर्सा. और वाइस वर्सा में मैं आपको चांस देता हूं, मैं हर बार हर पैनलिस्ट को चांस देता हूं पाकिस्तान के, एक टेररिस्ट कैंप बताइए बाय नेम, लोकेशन भी मत बताइए, मैं जाकर उसे खत्म करने को तैयार. ये मेरे कंट्री की कन्विक्शन है कि वी डू नॉट ट्रेन टेररिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट एनीबडी.
आपके पास एक प्रूफ है, बताइए, मैं आपके शो पर लाइव कान पकड़कर माफी मांगूंगा कि आलिया जी, आई एम सॉरी, आप ठीक बोल रही हैं, हमारे यहां पर ये टेररिस्ट कैंप में इतने टेररिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, जबकि हम आपके यहां पर 10 50 बार बता चुके हैं। हम तो अभी भी ये भी आपको इंटेलिजेंस देकर बता चुके हैं कि आपने टेररिस्ट कैंप पीओके से उठाकर वो खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें। अगर इतनी इंटेलिजेंस रखते हैं तो वो इसीलिए रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी हम उसको खत्म जरूर कर पाए। सो द वॉर विल बी देयर फ्रॉम इंडिया, बट द वॉर विल ऑलवेज बी ऑन द टेररिज्म इन पाकिस्तान. We have nothing against the Pakistan Awam. We have got no intentions to take over Pakistan in any remote way because it doesn't benefit us. अगर मैंने एक सेकंड के लिए मैं बात करता हूं, चलिए एक काम करते हैं, मैंने आपका बलूचिस्तान ले लिया एक तरह से, चलो उनके साथ मेरी मिली भगत है, आपके यहां ऐसा बोलते हैं, मैंने ले लिया। आपको क्या लग रहा है हम बल्ले बल्ले कर लेंगे? अरे भाई, आप साइड से फिर भी तो टेररिज्म करते रहोगे, अब तो और ज्यादा करोगे, आपका मौका होगा। वाई विल आई डू दैट? बड़ा सिंपल, मैं अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा ले लेता हूं, क्योंकि आपके यहां आजकल बड़ा चल रहा है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, चलो जी मैंने ले लिया। आपको क्या लग रहा है मैं इस साइड पाकिस्तान से लेकर दूसरी वाली साइड का अपनी फोर्स को मेंटेन कर लूंगा? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। आपके यहां बोल दिया जी बगराम ले रहे हैं, बगराम ले रहे हैं, यार मैं बगराम लेके करूंगा क्या? उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि मैं उसे मेंटेन कैसे करूंगा, मुझे जरूरत क्या है? Unnecessarily creating a war is also very very detrimental to both the countries. And मेरी सोच है कि प्रवीण साहब ने जो बोला है कि पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग गेटिंग रेडी फॉर ऑल आउट वॉर, इट कैन बी देयर, they should be ready. They should be ready because this war will come on terrorism. And if Pakistan army will stand with the terrorism, this war will come on the Pakistan army. This is a very, very transparent analysis I have given. ओके कर्ण साहब, पहली बात तो ये है कि मैं कहूंगी कि कमेंडेबल बात आपने इसलिए की कि बीइंग अ फौजी आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बात कर रहे हैं, आपने ह्यूमैनिटी की बात की, आपने कहा कि वॉर नहीं होनी चाहिए, जबकि फौजी जो बात करता है वो कहता है कि वॉर हो जाए, कोई मसला नहीं, हम तैयार हैं, हम कर लेते हैं, जरूर करें। लेकिन आपने जो है उससे उलट बात की, तो कमेंडेबल है, बड़ी अच्छी आपने खरी खरी और बातें की हैं, लेकिन मैं इस नोट पर बात खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, और थैंक यू सो मच कि आपने ये कहा कि दोनों कंट्रीज को जो है ना मिल बैठ के इसके ऊपर जो है बातचीत करनी चाहिए, और जो वॉर है वो किसी भी चीज का हल नहीं है। सर थैंक्स अ लॉट। कोई एक मुद्दा बता दीजिए आलिया जी जो आप और मैं मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक और शो कर लीजिए, कोई एक मुद्दा पकड़ लीजिए जो हमारे बीच में है। चलिए टेररिज्म को ही पकड़ लेते हैं, और अगली बार के आप बन जाइए पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और मुझे बना दीजिए आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी। हम दोनों मिलकर एक 25 मिनट में अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो आज के बाद मैं शो नहीं करूंगा। और बोलो। थैंक यू सो मच कर्ण साहब, जरूर हम ऐसे किसी टॉपिक बहुत पे बहुत नेक्स्ट अपना धन्यवाद। करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक थैंक्स अ यू। लॉट।